मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 496वीं कक्षा, 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 16 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? गुरुजी, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचक इस सूत्र में माश शस व पुणेनी, इस अवस्था में जब सुबुत्पत्ति से पहले ही समास करेंगे तो भी तो समास मानकर माशवापिन प्रातिपदिक बन सकता है। इसको मैं बताऊंगा मैं भी और थोड़ा। और तेजस्विनी पूछना है कुछ? अच्छा जी, गर्ग इसमें प्रत्युदाहरण दिए थे ना, गर्ग भगिनी, तो उसके आगे लिखा है ना यदात्वेवं भवति गर्गाणाम भगो गर्ग भगा, वहां जो लास्ट में गर्ग भगिनी थी वो भी समझना। वो भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक ही सूत्र पर सब अटके हुए हैं ना। चलो इसको और थोड़ा विस्तार से लेते हैं। वैसे तो ये सब द्वितीय वृत्ति के विषय हैं, काशिका में आएंगे, लेकिन प्रसंगवश यहाँ जब बात उठ गई है तो उसको फिर ठीक प्रकार से ही समझ लेना है, जिससे कि बार बार शंकाएं न उठें। अच्छा जी, तो वो देखो वार्तिक भी हैं? वार्तिक भी, हाँ, मुख्य तो परिभाषा जो लगती है ना उसमें, वो जो गतिकार को पदाना, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, परिभाषा भी कैसे आई सामने, क्योंकि परिभाषाएं सब ज्ञापन से निकलती हैं, ये पहले ही बताया था मैंने। तो देखो सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं कि प्रातिपदिकांत, नुम और विभक्ति। विभक्ति में तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन इन सब बातों को भी समझने से पहले हमें ये भी समझना है कि पीछे से पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति भी आ रही है। तो पूर्व पद जब शब्द बोला तो ये सापेक्ष होता है, ठीक है ना। बिना उत्तर पद के पूर्व पद शब्द अधूरा रह जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, कोई तात्पर्य नहीं है उसका। अगर उत्तर नहीं है तो पूर्व कहाँ से हो गया। तो ये सापेक्ष शब्द होते हैं। तो दो पद तो हमें चाहिए, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। दूसरा यहाँ पर पद संज्ञा जो हम करते हैं सुप्तिंगंतम पदम से, यदि वो घट रही है तो ठीक है, उससे भी ले लेंगे हम पूर्व पद उत्तर पद। लेकिन यदि उसका भी संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, वो सुबंत या तिंगंत नहीं होने के कारण से पद संज्ञा जो लाक्षणिक है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी रूढ़ी मान करके भी हम पूर्व पद के साथ में उत्तर पद का ग्रहण कर लेंगे। जिस तरह से हम किसी भी शब्द को पद बोल देते हैं ना, ये रूढ़ी अर्थ हो गया एक प्रकार से। तो उस रूप में भी हम पद को ले सकते हैं, लेकिन प्रातिपदिक ये अवश्य होना चाहिए। इसमें तो रूढ़ी का कोई अर्थ घटेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल लाक्षणिक ही लेना है हमें, संज्ञा के रूप में ही लेना है। क्योंकि पद का तो व्यवहार हो जाता है बिना सुप्तिंगंतम पदम लगाए भी, लेकिन प्रातिपदिक का व्यवहार ऐसे नहीं होगा। ये बातें मूलभूत हो गई। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि विभक्ति में तो कोई भी आपत्ति नहीं है। विभक्ति स्थित जो नकार होगा, विभक्ति में स्थित, जैसे माश वापेण और माश वापेन आदि में, तो वहाँ पूर्व पद उत्तर पद समास किया ही था हमने, वो भी मिल रहा है हमें, ठीक है ना। और विभक्ति में स्थित नकार भी मिल गया। अब रही बात नुम और प्रातिपदिकांत की, इन पर थोड़ा विचार करना होगा कि प्रातिपदिकांत का अर्थ हम क्या करेंगे।
प्रातिपदिक संज्ञा ही लेनी है हमें, वो चाहे कृतधित समासाश्र से हो या अर्थवत धातु, लेकिन उसका प्रसंज्ञा नहीं है, कृतधित समासाश्र का ही आएगा। तो वो प्रातिपदिक उसी रूप में लेना है और उसके अंत में नकार हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, वह प्रातिपदिक उत्तर पद में हो, वह उत्तर पद यौगिक हो या रूढ़ी हो, लेकिन होना उत्तर पद में ही चाहिए, ठीक है ना। यहां तक बात स्पष्ट हुई। तो ऐसा मान करके अब हम माश वापिणऊ और माश वापिनऊ, ये जो हमने उदाहरण बनाए थे, तो यहाँ जो समास किया था पहले कि माशान वपति इति ऐसे करके, तो वहाँ जो शब्द बनेगा पहले विभक्ति लाने से पहले, वो शब्द क्या बना है, कौन सा प्रत्यय किया है हमने, ऋणिनी प्रत्यय किया है। बहुलमाभीक्षणे सूत्र से ऋणिनी प्रत्यय करके, तो विग्रह जब करेंगे हम अलौकिक, तो कैसे करेंगे बोलो। माश शस वप ऋणी। माश जस और वप इन, ठीक है ना, ऋणी का शस इन। प्रत्यय। हाँ, माश शस और वप इन, इस तरह से किया गया। अब यहाँ पर हम जब ये सूत्रों को देखते हैं समास करने वाले, तो समास में सुप सुपा का ध्यान रहता है हमें, वही ध्यान में आएगा तुरंत प्रथम दृष्टया कि सुबंत का सुबंत के साथ, लेकिन यहाँ तो सुबंत नहीं है अभी। माश शस ये तो सुबंत है, लेकिन वप इन ये सुबंत नहीं है, तो हम कहेंगे अब तो समास यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर तो क्या करना चाहेंगे पहले हम कि वप इन, इसमें जो भी अंग का कार्य है वृद्धि आदि वो कर ली, वापिन बनाया, अभी भी ये पद नहीं है, सुबंत नहीं है, ठीक है ना। फिर वापिन से हम सु लाएंगे ना पहले, या औ लाएं, जैसा भी, जैसे यहाँ औ का उदाहरण दिया है तो औ ले आए, वापिन और औ, अब बनाना ये पद। तो चलो यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, हमने बना भी लिया। और जो नकार है, जो नकार है वो किसके अंत में आएगा फिर, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक के अंत में है, पद के अंत में नहीं है। तो पद के अंत में थोड़ी कह रहा है ये नकार तो प्रातिपदिक के अंत में मांग रहा है, और वह पद भी होना चाहिए। तो पद हमने बना लिया, पद हमने कैसे बनाया, सुप्तिंगंतम पदम से औला करके, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तो हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे स्थल आएंगे कि जहाँ यदि ऐसा कर लेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे अभी, तो वहाँ आपत्ति आएगी। उस आपत्ति को दूर करने के लिए परिभाषा जो निकल के आई सामने कि गति कारको पदानाम कृद्धि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। अब क्योंकि परिभाषा बन गई है तो हम सर्वत्र लगा सकते हैं उसको। कैसे बनी परिभाषा, तो वो कल मैंने बताया था कि उपपदमतिंग सूत्र, यहाँ जो अतिंग ग्रहण किया गया है यही इस बात का द्योतक है। क्योंकि यदि हम कठोरता से नियम का पालन करें कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो जब सुबंत के साथ समास होता है तो तिंगंत के साथ प्राप्त ही कब हो रहा था। कठोरता से नियम का पालन करेंगे तो सुबंत के साथ ही तो होगा, तिंगंत के साथ तो हो ही नहीं रहा था, तो फिर अतिंग क्यों कहना पड़ा, ठीक है ना। तो अतिंग शब्द क्या द्योतित कर रहा है कि असुबंत के साथ भी हो जाता है। अब असुबंत के साथ भी हो जाता है जब बोलेंगे तो तिंगंत भी आ गए, उसमें आ गए कि नहीं आ गए, इसलिए अतिंग कहा गया। तो अब यहाँ से जो ज्ञापन निकला कि असुबंत के साथ हो जाता है, ये कब संभव हो पाएगा, वो तब संभव होगा कि हम सुख की उत्पत्ति से पूर्व ही समास कर लें, तभी तो संभव हो पाएगा। भाई समास करेंगे नहीं करेंगे, और सुख की उत्पत्ति हमने नहीं की है, क्यों, क्योंकि असुबंत के साथ भी समास हो जाता है। तो अब माश शस और वप इन, वृद्धि तो कर लो, वृद्धि में कोई आपत्ति नहीं, वापिन बना लिया हमने, माश शस और वापिन। अब यहाँ समास कर लिया हमने सुख की उत्पत्ति से पहले ही, तो पूर्व सुबंत है,
उत्तर वाला सुबंत नहीं है, सुबंत का असुबंत तिङंत के साथ समास हो गया, असुबंत अतिङंत के साथ समास हो गया। अब समास करके शस को तो हटा दिया हमने, और तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसको हटाएंगे, तो बन गया माश वापिन। आगे फिर औले आकर के माश वापिनो बना लिया हमने। और इस स्थिति में भी यहाँ पर प्रातिपदिक के अंत में ही नकार है। कैसे है प्रातिपदिक के अंत में नकार? ये वापिन प्रातिपदिक कैसे है? कृतन्धित समासाश्च। कृदंत होने से ये प्रातिपदिक है, ठीक है ना, पद नहीं है अभी, पद तो औ को मिला करके है। सुप्तिङंतम पदम यदि बोलेंगे भी हम, तो सुबंत इनके सुब को मिला करके पद है, ठीक है ना। तो प्रातिपदिक के अंत में नकार है, ऋणत्व यहाँ पर हो गया। तो माशुवापिनो ये बना लिया। अब यहाँ पर अन्य विचार करते हैं थोड़ा सा, कि शब्द आया गर्ग भगिनी। यहाँ पर चर्चा हो रही थी अभी, जो ख्याति ने प्रश्न उठाया था कि गर्ग भगिनी, तो गर्ग भगिनी में यहाँ णकार क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न उठ रहा है। कैसे प्राप्ति कैसे दिखाई जा रही है कि समास किया गया गर्गाणाम भगिनी, यानी भगिनी को पहले बना लिया है, ध्यान रखना, अभी तो हम समास करेंगे। गर्गाणाम भगिनी, गर्गों की बहन। तो हमारे सामने जो दो सुबंत हैं वो कौन कौन से हैं? गर्ग आम और भगिनी सु। समास कर लिया, गर्ग भगिनी शब्द सामने आ गया। अब यहाँ ये सूत्र घटाओ कि प्रातिपदिक, इनकी प्रातिपदिक के अंत में उत्तर पद, उत्तर पद कौन सा है यहाँ पर? भगिनी। भगिनी, उत्तर पद भगिनी है, ठीक है ना। और इधर गर्ग शब्द ये हो गया। तो यहाँ पर भगिनी में ये जो पूरा एक शब्द बना गर्ग भगिनी, यहाँ पर नकार किसके अंत में है? नकार किसके अंत में है? भगिन प्रातिपदिक के अंत में है? भगिन जो था, भगिन के अंत में है ना नकार। और हमने समास किसके साथ किया था? भगिनी के साथ। तो पूर्व पद उत्तर पद, ये व्यवहार बोलो किसके साथ होगा? गर्ग और भगिन ये पूर्व पद उत्तर पद हैं, या गर्ग भगिनी ये पूर्व पद उत्तर पद हैं? गर्ग भगिनी पूर्व पद उत्तर पद। तो फिर भगिन उत्तर पद नहीं है ना, भगिन उत्तर पद नहीं है ना, तो कैसे हो जाएगा? हमें चाहिए उत्तर पद, और उत्तर पद होना चाहिए प्रातिपदिक। प्रातिपदिक भगिन भले ही है, लेकिन वो उस समय उत्तर पद नहीं है। उत्तर पद जब बना था उस समय भगिनी बना लिया था हमने पहले, तब समास किया था, और समास करके ही तो उत्तर पद पूर्व पद का व्यवहार होगा। अकेले भगिन शब्द में हम कैसे व्यवहार करेंगे उत्तर पद पूर्व पद का? और जिस समय समास किया था उस समय भगिनी था, ये भगिन था ही नहीं, तो भगिन उत्तर पद नहीं है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ तो नहीं हो पाएगा प्रातिपदिक के अंत में होने पर भी, क्योंकि यहाँ यदि हम देखते हैं गर्गाणाम भगिनी में, तो भगिन शब्द ये प्रातिपदिक है, क्योंकि प्रश्न यही तो उठाया गया कि भगिन प्रातिपदिक है तो कृतधित समासार्थ से है, नहीं है, प्रातिपदिक है तो यहाँ तो होना चाहिए। तो वही यहाँ पर जो काशिका की पंक्ति देख लो चाहो तो, जहाँ ये दिया हुआ ना कि पूर्व पदाधिकारात्, पूर्व पदार्थ का अधिकार चल रहा है पीछे से, तो क्या हुआ उसके अधिकार से कि उत्तर पदस्य प्रातिपदिकस्थो यो अन्त्यो नकार है। उत्तर पद चाहिए हमें, वो उत्तर पद की सीमा कहाँ तक है वो छोड़ो, उत्तर पद चाहिए हमें, उसके अंदर प्रातिपदिक हो कोई, उसका नकार चाहिए, ठीक है ना। तस्य इदम णत्वम इष्यते, उसको णत्व होता है। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ स्थिति यह है कि पूर्व पद है गर्ग और उत्तर पद है भगिनी, भगिन नहीं है, भगिनी, और भगिनी प्रातिपदिक है नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है भगिनी प्रातिपदिक बोलो?
भगिनी प्रातिपदिक क्यों नहीं है? अप्रत्ययः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् क्योंकि अत्र प्रत्यय का अंश अप्रत्ययः। इसमें हो चुका है। इसमें प्रत्यय का अंश जो नी प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है आगे, वो आ गया है और उसको मिला करके प्रातिपदिक बनेगा ही नहीं। प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा हो नहीं सकती। भगिन तो है प्रातिपदिक, लेकिन वो उत्तर पद नहीं है। और भगिनी, भगिनी ये उत्तर पद तो है, लेकिन प्रातिपदिक नहीं। हो गया इसका, तो ये समाधान होगा। लेकिन गर्ग भगिनी शब्द, हाँ आचार्य जी उसके आगे जो है यदात्वेवं भवति गर्गाणाम भगः। अभी आगे जाऊंगा ना मैं, पहले यहाँ से पूरा हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। गर्ग भगिनी हमने जो समास किया उस तरह से ही चलना है यहाँ पर। गर्गाणाम भगिनी ये समास करके जो प्रश्न उठाया गया था कि यहाँ णत्व क्यों नहीं करते आप, तो उत्तर दिया कि पूर्व पद का अधिकार चल रहा है तो हमें उत्तर पद चाहिए, और उत्तर पद में हमें देखना है प्रातिपदिक। अब उत्तर पद यहाँ पर है भगिनी, वो प्रातिपदिक है ही नहीं, और जो प्रातिपदिक है भगिन वो उत्तर पद नहीं है, ठीक है। अब रही बात कि गर्ग भगिनी ये मिलता भी है णत्व, तो उसका उत्तर आगे दे रहे हैं, वहां हम समास भिन्न प्रकार से करेंगे। यदातु एवं भवती जो लिखा है ना आगे, गर्गाणाम भगः गर्ग भगः। अब देखो पहले समास क्या किया था हमने, गर्गाणाम भगिनी। अब समास क्या कर रहे हैं, गर्गाणाम भगः गर्गों का ऐश्वर्य, शब्द बन गया गर्ग भग। अब ये एक शब्द बन चुका है गर्ग भग, ये एक नया प्रातिपदिक बन चुका है, ठीक है ना। एक प्रातिपदिक है अब ये। अब भग को और गर्ग को अलग अलग मत करना, क्योंकि समास करके कृतधित समासाश से पूरा एक प्रातिपदिक बना है। और गर्ग भगः अस्या अस्ति, गर्गों का ऐश्वर्य जिस महिला का है, ठीक है ना। अब इस अर्थ में यहाँ पर हम जो प्रत्यय लाए मतुक अर्थ में, मतुक का, तो इन प्रत्यय करके वहां बना गर्ग भग और आगे इन, ठीक है ना। और उसके बाद हमने फिर स्त्रीलिंग में ऋण्भ्यो ङीप लगा करके गर्ग भगिनी इतना बना लिया। अब देखो पीछे भी था गर्ग भगिनी, ये भी गर्ग भगिनी, अभी णत्व तो नहीं कर रहे हम। अब यहाँ पर देखो गर्ग भगिनी में जो दूसरा वाला है गर्गाणाम भगः गर्ग भगा ऐसा करके, यहाँ प्रातिपदिक कितना है, गर्ग भगिन। गर्ग भगिन। क्यों है ये प्रातिपदिक, तद्धितांत होने से। सतितांत होने से, समास होने से नहीं। समास होने से कितना था, गर्ग भग। गर्ग भग। अब तद्धित आ गया, अब कितना है, गर्ग भगिन। भगिन। प्रातिपदिक है ना, प्रातिपदिक हो गया। अब प्रातिपदिक हो गया, हमें इसको लेना ही नहीं है, एक पद है ऐसा मान के चलो। अब ये एक पद है, अब ये गर्ग भगिन, गर्ग भगिनी जो शब्द है पूरा यहाँ पर, ये एक पद है कि नहीं है। और एक पद के यानी कि समान पद के अंतर्गत नकार आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। समान पद के अंतर्गत नकार आ रहा है, तो वो तो फिर रसाभ्याम नोना और टुप्पांग लगा के हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ इसको नहीं लगाना है कि प्रातिपदिक के अंत में जो नकार है, प्रातिपदिक के अंत में नकार है अवश्य, लेकिन उत्तर पद कहाँ है ये तो पूरा एक ही पद है ना, ये तो पूरा एक ही पद है। तो इस तरह से जो गर्ग भगिनी यदि उपलब्ध होता है तो वहां समास गर्गाणाम भगा गर्ग भगा ये पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर इन्हीं प्रत्यय लेंगे, गर्ग भगो अस्या अस्ति, ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब जो आगे कहा है काशिका में, उसमें दिया भी है कि मातृभोगिण के समान। मातृभोगिण में वैसे ही क्या था, मातृभोग पहले बना लिया है, उसके बाद फिर मातृभोगिण बनाया है, वहां भी इसी प्रकार से करेंगे। अब जो लिया है यहाँ इन्होंने शब्द माश वापिणी और माश वापिनी, यहाँ ये सूत्र लगाया गया है प्रातिपदिकांत विभक्ति सूचा। देखो यहाँ जो उदाहरण थे हमारे माश वापाणी माश वापानी, ये नुम के उदाहरण है, ठीक है ना, इसको मत लेना अभी। ये है माश वापिणी और माश वापिनी, ये किसका उदाहरण है, माश वापिन बना करके,
ये तो प्रथमा का एक वचन ही कहेंगे ना, माश वापिणी। यहाँ प्रश्न उठेगा कि यहाँ कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि माश माशान वपति इति, ये तो ऐसा ही विग्रह करेंगे यहाँ पर, और पूरा लगा करके शब्द बना लिया पहले हमने स्त्रीलिंग में, यानी कि पहले बना शब्द माश वापिन और फिर नी ला करके माश वापिणी। लेकिन समास जब किया गया था तो वहां पर ये बात उठी थी कि माश और शस और वप के आगे प्रत्यय ले आए। अब यहाँ पर जो कारिका आ रही है गति, ये परिभाषा गति कारको पदानाम कृद्धि ही सह समास वचनम। अब यहाँ देखो समास किस अवस्था में करेंगे, जैसे माश शस और वप इन। अब क्या इस अवस्था में समास करें या पहले हम सुबंत बनाएं अगले वाले को? तो कहा कि प्राक शुभ उत्पत्ति है, शुभ की उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेना है हमें। तो शुभ की उत्पत्ति से पहले ही समास कर लिया, तो समास करते समय शब्द क्या है पास में, क्या शब्द है? माश वापिन, ये शब्द है माश वापिन, ये समास हो गया। और समास करने के बाद फिर आगे प्रत्यय आया है, तो शुभ की उत्पत्ति से पूर्व ही यहाँ पर समास किया गया है, और समास करते ही बन जाएगा यहाँ पर ये प्रातिपदिक। तो वही लिखा है कि गति कारक पदानाम कृद्धि सह समास वचनम प्राग सुत्पत्ति है इति कृदंते नैव समासे सति प्रातिपदिकस्य उत्तर पदस्य एव सतो नकारो भवति। अब यहाँ पर जो शब्द हैं दो, माश पूर्व पद में है क्योंकि माश का और वापिन का समास किया था हमने यहाँ पर, ठीक है ना, माश का और वापिन का समास है। अब माश और वापिन का समास किया है तो माश हो गया पूर्व पद में और वापिन हो गया उत्तर पद में, और वापिन प्रातिपदिक भी है, कृतधित कृदंत होने से कृतधित समासाश्च। तो प्रातिपदिक के अंत में नकार मिल गया, प्रातिपदिक के अंत में नकार मिल गया और णत्व हो गया यहाँ पर। अब विचार करो कि हम सुप की उत्पत्ति से पहले न करते, पहले सुप की उत्पत्ति कर लेते, तो फिर चलो पीछे से, अब माश शस और वापिन बन गया है, लेकिन अभी समास नहीं कर पा रहे हैं हम, क्यों? हमें अगला भी शब्द सुबंत चाहिए। तो सुबंत चाहिए तो क्या करेंगे, अब वापिन के आगे पहले स्त्रीलिंग बनाएंगे उसको, ठीक है ना। स्त्रीलिंग जब बोलना है हमें तो लिंग का निर्धारण तो पहले ही हो जाएगा ना, सुत्पत्ति तो बाद में करेंगे। चलो नीब भी कर लिया, अब बन चुका है वापिनी। अभी भी समास नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी समास नहीं हुआ है। इधर तो है हमारे पास में माश शस, लेकिन अगला सुबंत नहीं है अभी। तो वापिनी के आगे अब सुप्रत्यय लाए, माश शस वापिनी सु। अब ध्यान रखना स्थिति कहाँ तक पहुंच गई है, अब समास किया हमने, और अब हम उत्तर पद पूर्व पद का व्यवहार भी कर लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे कि नहीं? तो उत्तर पद पूर्व पद का व्यवहार भी हो गया, लेकिन अब ये जो आगे शब्द है वापिनी, क्या यहाँ पर नकार को नकार कर पाएंगे हम? क्या ये नकार प्रातिपदिक के अंत में है? तो कहेंगे है, तो वापिन प्रातिपदिक था ना, वापिन प्रातिपदिक था, लेकिन जिस समय वापिन प्रातिपदिक बनाया था हमने कृतधित समासाक्ष से, कृदंत होने के कारण से, क्या उस समय समास कर रहे थे हम? और समास नहीं कर रहे थे तो उत्तर पद शब्द का व्यवहार कैसे होगा इसके साथ में? नहीं होगा ना। उत्तर पद का व्यवहार तो समास करने पर होता है, समास हमने किया ही नहीं है अभी। हम तो चक्कर में पड़े हैं कि पहले सुप लाएंगे, है ना, सुबंत बनाएंगे तब समास करेंगे। तो बना लो सुबंत, अब सुबंत बना लिया, उस अवस्था में शब्द है हमारे सामने वापिनी, ये प्रातिपदिक नहीं है, नहीं है ना। वापिनी कहाँ है प्रातिपदिक? प्रातिपदिक तो वापिन था, लेकिन उस समय पद नहीं था वो। तो अब ये आवश्यकता पड़ गई नहीं पड़ गई? ये आवश्यकता हुई कि सुब की उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि यहाँ इसका संकेत नुम ग्रहण करके भी आ रहा है सूत्र में, इसमें आगे लिखा है ना, तथा अत्र नुम ग्रहणम कृतम।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ऐसा मान के चलें कि माश वापिनी ये जो स्थिति है, यहाँ पर हम प्रातिपदिक मात्र ले लें कि देखो प्रातिपदिक के अंत में है तो नकार, प्रातिपदिक मात्र, और उत्तर पद शब्द का व्यवहार न करें उस अवस्था में, तब तो णत्व कर सकते हैं। तो ऐसा यदि पाणिनि मान रहे होते तो नुम ग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता ही न होती। कैसे? अब उदाहरण ले लो नुम वाला, जो माश वापानी जो दिया था ना, यहाँ पर, यहाँ समास कैसे किया था? यहाँ समास कैसे किया था? वपन्ति। हाँ, प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा करेंगे? नहीं, समास जो किया है ना, पूर्व ये जो उपपद समास किया है, तो प्रत्यय कौन से करेंगे? कर्मण्य अण प्रत्यय का बनेगा नहीं, ये अण प्रत्यय का बनेगा। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, तो माशान वपति इति माशवापः, लेकिन नपुंसकलिंग का है ये नपुंसकलिंग का लाया गया। तो माश वाप जो शब्द यहाँ पर बना, इसके आगे जब शी आ चुका है नपुंसकलिंग में, तब नुम आगम किया गया है। तो नुमागम जो किया गया है तो अंग को किया गया। वो अंग कितना है नुम करते समय? नुम करते समय अंग कितना है? माश वाप। माइक को खुला रखो, कोई बाधा नहीं आ रही है, बाधा आएगी तो बता दूंगा। तो माश वाप ये अंग है यहाँ पर। तो नुम जो आगम होते हैं वो किसके भक्त होते हैं? अपने अंगी के, जिसको हुआ है उसी का भक्त कहलाएगा, उसी का भाग। तो नुम किसका भाग है? वाप का भाग है या कि माश वाप का भाग है? माश वाप का। माश वाप का भाग है, ठीक है ना? उत्तर पद का भाग है क्या? नहीं, माश वाप का भाग है वो नुम। अच्छा, और यदि यहाँ पर हम ऐसा माने, इनके पाणिनि ऐसा मान रहे होते कि प्रातिपदिक के अंत में कहीं भी नकार आ जाए, वो भले ही उत्तर पद में न हो, तो वाप शब्द जो हमने अण प्रत्यय किया था, तो कृतधित समासाष्ट से ये प्रातिपदिक था या नहीं था? माशान वपतीति माश वाप ये जो बनाया था, तो माश एक अलग पद हो गया ये, ठीक है ना, सुप्तिंगंतम पदम से। और वाप कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक था ये विद्यमान यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रातिपदिक के अंत में नकार तो है यहाँ पर, लेकिन ये नकार उस प्रातिपदिक का भक्त नहीं है, वाप का भक्त नहीं है। वो किसका भक्त है? माश वाप का। तो माश वाप का भक्त है, तो उत्तर पद का भक्त कहाँ हुआ? वो नहीं हुआ। तो पाणिनि क्या मान के चल रहे हैं? पाणिनि क्या मान के चल रहे हैं कि सुप की उत्पत्ति से पूर्व ही समास किया जाएगा, और वह नकार उत्तर पद यानी कि जो उत्तर पद में आ रहा है उसमें जो प्रातिपदिक विद्यमान है उसका अंतिम भाग होगा, ठीक है ना। जब ये सिद्ध हो गया तो नुम ग्रहण करने की यहाँ पर आवश्यकता हुई अलग से, अब क्योंकि यहाँ प्राप्त हो ही नहीं रहा था। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? कि जो नुम है वो है माशवाप का हिस्सा, वो प्रातिपदिक का अंत नहीं है। प्रातिपदिक कितना था? वाप, प्रातिपदिक वाप था, और उसका वो अंग नहीं है नुम का नकार, तो प्रातिपदिक के अंत में नहीं माना जाएगा। वो माश वाप के अंत में माना जाएगा, और माश वाप के अंत में माना जाएगा, तो उस अवस्था में अणत्व की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, इसलिए नुम ग्रहण किया गया है। कुछ हुआ स्पष्ट यहाँ तक? तो इसलिए एक तो ये परिभाषा का बहुत प्रयोग होता है, गतिकार को पदानां कृद्धि सह समास वचनम। यद्यपि हम तीसरा अध्याय कर्मण्डन के आगे से सारा पढ़ चुके हैं, और हमने दूसरे अध्याय में समास भी देख लिया था उपपदमतिंग से, लेकिन इस परिभाषा को अभी तक नहीं बताया गया था। लेकिन ये सारे क्योंकि द्वितीयावृत्ति के विषय होते हैं, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ ही जाती है उसकी, तो उपपदमतिंग से ही ये परिभाषा निकलती है। जब परिभाषा पढ़ोगे तो प्रत्येक परिभाषा का ज्ञापक सूत्र हमें ध्यान रखना होता है कि इस परिभाषा का ये सूत्र है ज्ञापक, इसका ये है, इसका ये है। तो गतिकार को पदानाम का ज्ञापक उपपदमतिंग सूत्र में अतिंग ग्रहण है, पूरा सूत्र नहीं,
अतिंग शब्द उसका ज्ञापक बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब ख्याति कोई प्रश्न रह गया है और नहीं गुरुजी। आचार्य जी हम आचार्य जी तो माशवापणौ यहाँ पे जो हमने परिभाषा की सहायता से माश वापिणौ, ये जो प्रातिपदिकांत का उदाहरण दिया है इसमें, जी, हाँ बोलो। तो परिभाषा की सहायता से हमने सुबुत्पत्ति से पूर्व ही समास कर दिया, तो प्रातिपदिक के ठीक है। अंत में तो आ गया कृदंत होने से, लेकिन पद के अंत में हम कैसे उत्तर पद? इसलिए कि हमने समास किस किस का किया था, समास करते समय क्या स्थिति थी, ठीक वहां पहुंच जाओ उसी बिंदु पर। माश वापिल। दो पद हैं जी। तो उत्तर पद है वो वापिन। किससे पद है वो? वहां पर सुबंतनी। रूढ़, मैंने कहा ना कि दो तरह से व्यवहार करेंगे पद का। एक तो लाक्षणिक पद भी ले लेंगे, लाक्षणिक को या पारिभाषिक को हो, संज्ञा भी परिभाषाएं होती हैं एक प्रकार से, और दूसरा हम रूढ़ अर्थ भी ले सकते हैं। तो पूर्व पद उत्तर पद, क्योंकि माश एक अलग पद है, वो पारिभाषिक मत लेना अभी। यद्यपि माश पहला वाला तो सुप्तिगंतम पदम से भी घट रहा है, लेकिन वापिन नहीं घट रहा है। प्रश्न यही तो उठ रहा है ना कि वापिन में तो हम सुबुत्पत्ति हमने की ही नहीं थी, तो सुप्तिगंत पदम तो लगा नहीं सकते, तो वहां पर रूढ़ मान करके ले लेंगे। ठीक है ना, उत्तर पद पूर्व पद वहां तो चल जाएगा इस प्रकार से। और प्रातिपदिक तो है ही वो तो पारिभाषिक ही है प्रातिपदिक। कृतधित समासार्थक कृदंत बना ही लिया है हमने पहले ऋणी प्रत्यय करके। तो इस तरह से प्रातिपदिक के अंत में नकार है और उत्तर पद भी है, लेकिन ये उत्तर पद माना जाएगा रूढ़। ठीक है, इस तरह से जहां दोनों लाक्षणिक बन जाते हैं वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है ना, वहां तो कोई बात ही नहीं है। जैसे आगे वाले सूत्रों में जैसे नुम का दिया था, वहां पर भी विभक्ति, लेकिन वहां पर पूर्व पद उत्तर पद लेंगे भी। जैसे माँ विभक्ति को ही देख लो कि माँ शुभापेण, तो माँ शुभापेण में पहले हमने माँ शुभाप शब्द बना लिया है ना, माँ शुभाप शब्द बना लिया, क्योंकि ये तो अर्थ पूरे सूत्र में घटेगा ना कि पूर्व पद से उत्तर, ये सब में घटेगा। पूर्व पद से उत्तर, प्रातिपदिक के अंत में नकार, नुम का नकार, विभक्ति में नकार, ये सब कहाँ देखे जाएंगे? पूर्व पद से उत्तर जो पद आ रहा है उसके साथ में जोड़ करके देखे जाएंगे सब ये। तो यहाँ पर भी माश और बाप इन दोनों का समास करके उसके बाद में हम टा प्रत्यय लेकर के आए। अब टा प्रत्यय जब लेकर के आए उसको इन आदेश कर दिया, वहां नकार आ ही चुका था, तो उस नकार को जो नकार किया है वो उत्तर पद के आगे ही आ रहा है। ठीक है ना, पूर्व पद हो गया माश, उत्तर पद हो गया वाप, और उसके उत्तर में विभक्ति आ गई, उसमें विद्यमान नकार। ये है, इनके सूत्र का अर्थ बनेगा कि पूर्व पदस्थ निमित्त कहाँ देखना है हमें? पूर्व पद में। सर्वत्र निमित्त कहाँ देखना है? पूर्व पद में। ये सभी उदाहरण घटेगा, प्रातिपदिक के अंत में देखेंगे तब भी, नुम के नकार को करेंगे उस अवस्था में भी, और विभक्ति के नकार को करेंगे उस अवस्था में भी। निमित्त कहाँ विद्यमान होगा? पूर्व पद में। तो पूर्व पद बोलते ही उत्तर पद शब्द आ ही गया, तो उत्तर पद भी आगे आ गया। अब विभक्ति तो उसके आगे ही आनी है, विभक्ति कोई उत्तर पद में थोड़ी प्रवेश कर जाएगी, वो तो उसके आगे ही आनी है। यद्यपि हम विभक्ति लाए हैं पूरे एक शब्द से, किससे? माशवाप से। और क्योंकि माशवाप एक समस्त पद है, और समस्त पद है तो पूर्व पद उत्तर पद का व्यवहार हो ही जाएगा इसमें, उसके आगे विभक्ति आ रही है तो। चलो ये हो गया, और कोई उलझन हो तो बाद में देख लेना विचार करके। और तो चलो अगला सूत्र देखते हैं आज का। ये भी सूत्र बहुत प्रसिद्ध है जो आगे आ रहा है। तो नेर गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति भपति वहति शाम्यति चिनोति दिग्धि शुच। तीन पद हैं, नेह षष्ठे कुशनांतम।
गद नद इत्यादि सप्तमी बहुवचनांतम च अव्ययपदम। अब यहाँ पर नेह में षष्ठी है, तो षष्ठी जहां जहां आएगी वो फिर आदेश का जो स्थानी बनेगा, स्थानी में षष्ठी होगी तो यहाँ पर इसी नकार को णकार करना है, इसलिए नेह में षष्ठी है। लेकिन पीछे से हमारी जो एक अनुवृत्ति चल रही थी, कौन सी? उपसर्गात। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ से आ रही थी? उपसर्गाद असमासे भी णोपदेशस्य। तो एक उपसर्ग हमें और लेना है, क्योंकि नी तो एक अलग बनेगा ना, फिर ये नी में तो षष्ठी आ रही है, पंचमी थोड़ी है किन्नी से उत्तर। तो उपसर्गात में पंचमी जो है वहां एक अन्य उपसर्ग चाहिए, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य। अब उत्तरस्य बोला तो षष्ठी यहाँ पर आ रही है नेह में, तो नेह इत्यस्य नकारस्य, तो दो हो गए ना उपसर्ग, हो गए दो। इस सूत्र का अर्थ ही ऐसा है, विवशता है, हमें दो लेने ही पड़ेंगे यहाँ पर। तो उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य नेह इत्येतस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। इतनी बात तो हो गई स्पष्ट। लेकिन क्या धातु पाठ की सारी धातुओं का प्रयोग करते समय हम ये दो दो उपसर्ग लगाएंगे तो सर्वत्र नी को णकार होगा क्या? नहीं, किन किन के परे रहते वो गिना दिए गए हैं इसमें, लेकिन गिनाई हुई धातुएं बहुत ज्यादा और सभी प्रसिद्ध हैं ये, इसलिए ये सूत्र भी प्रसिद्ध है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो गद, नद, पत, पद, भू से तात्पर्य दा और धा आ जाएंगी, है माँ, स्यति, हंति, यस्यति वही है, शोअंत कर्मणि, हंति, याति, वाति, द्राति, साति, वपति, वहति, क्षाम्यति, चिनोति, देग्धि इत्येतेषु धातुषु परतः। धातु कह सकते हैं, भले ही सूत्र में नहीं है, क्योंकि उपसर्ग क्रिया के साथ में ही नाम होता है, उपसर्ग नहीं तो होता ही नहीं, और क्रिया अर्थात धातु। तो अब यहाँ पर हमें नी तो सर्वत्र लगाना है, लेकिन उससे पहला वाला जिसमें कि निमित्त विद्यमान है ऋणत्व का, वो उपसर्ग कोई भी का तात्पर्य निमित्त तो हो, तो प्र ले सकते हैं, परा ले सकते हैं, या जैसा व्यवहार होता है, कोई लेना हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी, वो शब्द भी तो प्रयोग में आना चाहिए, वो धातु का अर्थ भी तो घटे, हम जो जिन उपसर्गों को लगा रहे हैं उसका कोई अर्थ भी तो निकले तब। तो प्र और परी का ही इन्होंने प्रायः प्रयोग किया है। प्र में भी र है निमित्त और परी में भी र है निमित्त, और जो व्यवधान आ रहा है वो अटपांगनमिवाइपी, वो स्वीकार्य व्यवधान है सारे। तो प्रणी गदति, तो प्र लगाया, नी बोला, और गदति गद धातु का प्रयोग किया है। अब ये समास को भूल जाना यहाँ पर, ठीक है ना, समास का यहाँ संबंध नहीं है अब, क्योंकि यहाँ तो हम क्रिया के योग में केवल उपसर्गों का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो वो समास से संबंध नहीं होता है यहाँ पर, और इसीलिए पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति को तो हमने पीछे रोक दिया था। कहाँ रोका था हमने पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति को? कुमति च सूत्र के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि आगे फिर असमास से भी चल पड़ा था, तो पूर्व पदार्थ से कोई संबंध रहा नहीं था असमास से भी कहने से, इसलिए अब यहाँ पर पूर्व पद से तात्पर्य नहीं है, लेकिन पूर्व में उपसर्ग अवश्य होना चाहिए, वो पद नहीं है, ठीक है ना, वो पद नहीं है, रूढ़ पद तो कह सकते हैं हम, लेकिन वैसा पद नहीं है कि सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करें, या करेंगे? प्रणी गदति, यहाँ प्र की और नी की सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे? तो फिर अपदम न प्रयुंजीत, प्रयोग कैसे कर रहे हैं फिर? धातु है, ठीक है, धातु से पहले जोड़ लिए तो फिर क्या करें भाई, पद तो नहीं बना ना अभी, तो पद नहीं बना, परंतु जो सूत्र कह रहा है ते प्राग धातु अधिकार दे रहा है कि आप बोल सकते हो, तो बोलने को ही तो कह रहा है ये कि नहीं, देखो आप लिख तो लो धातु से पहले, लेकिन बोलना नहीं, तो लाभ क्या हुआ लिखने का? तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपदम न प्रयुंजीत, थोड़ा सा अंतर आ गया ना, पद है तो, लेकिन पद कौन है? गदति, गदति तो पद है या वो भी नहीं है?
वो पद है, और पद से पूर्व हमें अधिकार मिल गया है इनको ही बोलने का, प्रादियों के बोलने का भी। तो इस तरह से ये भी उसी के भाग हैं, उसी के साथ ही हैं ये। तो कह सकते हैं कि प्रातिपदिक के साथ में जुड़े हैं तो थोड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, तो इसके पद के साथ में तो यही पद बन जाएंगे ना। इस तरह से ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वादित्पत्ति करेंगे हम तब इनको जोड़ेंगे। धातु के साथ में, क्रिया के साथ में जो जोड़ते हैं तिङंतों के साथ में, तो स्वादित्पत्ति नहीं करते। तो प्रणि गदति, परिणी गदति, ठीक है ना। प्रणि नदति धातु को ध्यान रखना कौन कौन सी है ये। प्रणि नदति, परिणी नदति, णद अव्यक्त शब्द अर्थ में आती है, और गद भी ऐसी, गद व्यक्तायन वाची। और प्रणिपतति, परिणी पतति, ये गति अर्थ वाली है। प्रणिपद्यते, ये पद धातु क्योंकि आत्मनिपद में आती है, और कौन से गण की है ये, दिवादी गण, इसलिए शन प्रत्यय का है, ये है कर्तृवाची का ये। तो प्रणिपद्यते, परिणिपद्यते, भू संजकों में प्रणि ददाति, परिणी ददाति, प्रणि दधाति, परिणी दधाति। मांग धातु का जो ग्रहण किया गया है, उसमें मांग का भी आ गया, मेंग का भी आ गया, दोनों का ग्रहण कर लेंगे। तो मांग जो इत्यादि गण की है तो द्वित्व करके प्रणि मिमीते, आकार को ईकार हो गया है, ई हल्ले को, ठीक है ना। परिणी मिमीते। और मेंग प्रणिदाने, ये वादिगण में है तो शब करके प्रणिमयते, परिणिमयते। श्रुवंत कर्मणि श्यन प्रत्यय ले आएंगे, प्रणिष्यति, परिणिष्यति। अब यहाँ पर सा को भी, सकार को भी मूर्धन्य हो गया है, तो कोई समस्या तो नहीं है। किससे करेंगे मूर्धन्य, किससे करेंगे? उपसर्गात सुनोति सुवति से। हाँ, तो उपसर्गा सुनोति सुवति, उसमें आ गया, देखो ना, स्यति आ गया। और उपसर्गस्थ निमित्त कौन सा है यहाँ पर? उपसर्ग में जो निमित्त है वो इण को हो, इण आ गया, नी में इकार आ गया। तो प्रणिष्यति, परिणिष्यति। हंति है, प्रणिहंति, परिणिहंति, या धातु का, ये भी दिवादी गण की है। हन भी दिवादी गण की थी, प्रणियाति, परिणियाति। वा भी दिवादी गण की है, प्रणिवाति, परिणिवाति। और द्रा कुत्सायाम गतौ, ये भी उसी की है, प्रणिद्राति, परिणिद्राति। द्रा कुत्सित में, कुत्सित में किसमें द्रा, द्रा तो शायद, हाँ ठीक है, कुत्सायाम गतौ ही है, द्रा कुत्सायाम गतौ। तो प्रणिद्राति, परिणिद्राति। सा भक्षणे, प्रणिप्साति, परिणिप्साति। इसका छोटा सा भाग एक हिंदी में शब्द चलता है सा का, वहां भी आ रहा है, इससे बिगड़ के ही माना जाएगा। वो जो पतला पतला बनाते हैं ना, ये बागु जैसे बनाते हैं, तो ये बागु तो चलो नाम ले लिया हमने, क्या कोई अन्य शब्द भी है, कोई अन्य नाम है इसका हिंदी में प्रयोग करें तो? पतली पतली जब चीज बन जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? अनमोल को पता हो सकता है, हिंदी का अधिक प्रयोग करते हैं हिंदी भाषी, लेकिन तुम्हारा मराठी भाषी हो तो एक शब्द है लपसी, सुना है कभी? लपसी, जब हम आटे को पतला करके जब बनाते हैं कोई वस्तु, जैसे यवागु भी तो जौ का आटा पतला करके बनाया गया ना, तो लपसी। तो लपसी में लपसी पा सा आ रहा है, नहीं आ रहे हैं? सा भक्षणे, तो खाने वाली तो है ही है। ऐसे बिगड़ते हैं शब्द, उनका मूल ढूंढेंगे तो धातुएं अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। जैसे मैंने कहा था ना, हिंदी में जाता है का हम मूल ढूंढेंगे तो कौन सी धातु आएगी? गम आएगी या धातु आएगी? या आएगी, या का जा बन ही जाता है। और अंग्रेजी का गो जो धातु है वर्ब, उसका मूल ढूंढेंगे तो या आएगी या गम आएगी? वहाँ गम आ जाएगी। ऐसे पता लगता है, वो गम के अधिक निकट है गो। वप धातु का बोने अर्थ में प्रणिवपति, परिणिवपति, वह का प्रणिवहति, परिणिवहति।
शम धातु में दीर्घ भी कर लेंगे, क्षमामष्टानाम 8 धातुएं हैं, क्षण प्रत्यय पर रहते, क्षमामष्टानाम दीर्घ शयन। तो प्रणिशाम्यति परिणिशाम्यति है, ची धातु का प्रणिचिनोति परिणिचिनोति स्वादिभ्य स्नेह। और दिह, देह धातु किस अर्थ में आती है? दिह उपचये। उपचये, इसी से बनता है ना देह, शरीर। क्या है इसमें? उपचय से ही तो बनता है। और यहाँ तो प्रतिक्षण चलता रहता है, चयापचय क्रिया होती है नहीं शरीर में, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म। तो चय और अपचय, ठीक है ना। तो देह उपचये, थोड़ा 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 गर्भ से लेकर के और शरीर निर्माण तक की प्रक्रिया, कुछ कण उसमें और जुड़े, कुछ कण और जुड़े और जुड़े और जुड़े, शरीर बड़ा होता गया। ये क्या है? सब उपचय। जैसे मकान बनाते हैं तो जो मिस्त्री है बनाने वाला, वो एक ईंट रखी, फिर दूसरी रखी, तीसरी रखी, दीवार बड़ी होती गई, पूरा भवन बन गया। ये सब क्या है? उपचय। तो वही इसका यही धातु है ये देह शब्द में। लेकिन शरीर ही बोलते हैं देह को, वहाँ दूसरा अर्थ निकलेगा, वो श्री हिंसायाम, शरीर नष्ट होता है, इसकी हिंसा भी होती रहती है। हिंसा माने कष्ट प्राप्त होते हैं बहुत सारे इसमें, वहाँ वो अर्थ घटेगा। फिर शब्द अलग अलग हैं, वस्तु एक ही है, लेकिन शब्दों से भिन्न भिन्न अर्थ उस वस्तु में घट रहे होते हैं। काय बोलते हैं, शरीर को काया कहते हैं नहीं, काय। तो निवास चिति शरीरेषु समाधानेष्वादेश कह, वहाँ ची धातु से ही बनाते हैं। तो ची चयने, देखो वहाँ भी चय हो रहा है, जो देह उपचय में आया था ना, तो काय में भी वही अर्थ निकलता है जो देह का अर्थ है। चलो, तो प्रणिदेग भी परिणिदेग भी, ये भी उसकी अदादि गण की है। तो इस तरह से इन सब धातुओं के पर रहते नी के नकार को णकार होगा, लेकिन शर्त यही है कि उससे पूर्व एक अन्य उपसर्ग निमित्त को लिए हुए आना चाहिए। अगले सूत्र में भी इसी की अनुवृत्ति जा रही है। तो शेषे विभाषा अकखादावशांत उपदेशे, ये सूत्र जब बोलते हैं हम लोग नेर गद नद इत्यादि पूरा अंत में जब बहुत पहुंचते हैं देग धी शूच्या, एक सूत्र ऐसा ही पीछे और कौन सा है जिसमें भी शूच ये अंत में आ रहा है? प्रातिपदिकान्तरं विभक्ति सूचना। तो यहाँ भी मैंने कई छात्रों को, ब्रह्मचारियों को पाठ जब सुनाते हैं ना अष्टाध्यायी का, तो यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, वहां से यहाँ आ जाएंगे। प्रातिपदिकांत तो नुम विभक्ति सूचा बोल करके कभी उसके आगे शेष विभाषा बोलने लगेंगे, और कभी नेर गदनद सूत्र को बोल करके उसके आगे वाला सूत्र बोल देंगे। क्या है उसके आगे? एकाजुत्तरपदेन। एकाजुत्तरपदेन। तो ऐसे जो है ना, इधर उधर जो है इधर उधर पहुंचते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, ये शेष विभाषा सूत्र यही लेना है इसके आगे। तो शेषे सप्तम एकवचनांतम विभाषा प्रथम एकवचनांतम अकखादौ सप्तम एकवचनांतम अशांते सप्तम एकवचनांतम उपदेशे सप्तम एकवचनांतम। इसकी शर्तें कई हैं, लेकिन मुख्य बात जो कहना चाह रहा है सूत्र ये शेष शब्द है उसमें। अब शेष है तो प्रसंगवशी ही लेना है हमें। तो प्रसंग यही है कि पीछे जिन धातुओं का वर्णन किया गया था कि इनके पर रहते, उनके अतिरिक्त धातु पाठ की सभी धातुएं ले लो बची हुई, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपने गिना दी इन्हीं के पर रहते नकार को नकार होगा, नी के और धातुओं में भी होगा, और धातुओं में शेष कह करके सारी ले ली। लेकिन अब सारी लेकर के उनमें भी विशेषण लगाना पड़ रहा है हमें। कौन सा? दो प्रकार के विशेषण। एक तो उसमें क और ख, ककार और खकार न हो। किसमें? धातु में ही तो गिना जाएगा। धातुओं में ककार खकार नहीं होना चाहिए। और क खादो यानी आदि में, आदि में ककार खकार न हो उनके। जैसे क्री धातु है, आदि में ककार आ रहा है नहीं, और खन धातु है, आदि में खकार आ रहा है। धातु इस प्रकार की बहुत सी मिलेंगी जिनमें ककार खकार आदि में आ जाएगा, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि शेष में वो भी आ गई ना।
एक शर्त इसकी और है कि अशांत मूर्धन्य, वो नहीं है अशांत जो बेचैन है, तो अशांत अर्थात श अंत में न हो जिसके शकार। तो ऐसी भी धातुएं आती हैं जिनके अंत में शकार आता है, जैसे कि पिश धातु है ना, विष है, पिश है, ये सब आती है। विशलरी पिशलरी नहीं, विष में तो तालव्य होगा। पिश है, हाँ, तीसरे अर्थ वाली जो है, तो मूर्धन्य शकार ये अंत में न हो। लेकिन ये भी दोनों चीजें कहाँ देखी जाएंगी? ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया करते करते, सिद्धि करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि ककार खकार और शकार आ गए, ऐसे नहीं। उपदेश अवस्था में ही देख लेना है, ये मूल अवस्था में। उपदेश अवस्था में आदि में ककार खकार न हो, अंत में शकार न हो। ऐसी अन्य जितनी भी धातुएं हैं वो सब ले सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। और विकल्प से करेगा ये नकार को नकार। अच्छा जी, अनुबंधों को हटा करके। हाँ, अनुबंध से कोई संबंध नहीं है यहाँ, कोई मतलब नहीं अनुबंध से। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि अककारादि ही, अखकारादि ही, अशकारांतश्च, तीन विशेषण। उपदेशे यो धातु वो शेष है। तस्मिन् परतः उपसर्गस्थात् निमित्ताद् उत्तरस्य नेह नकारस्य विभाषा नकारादेशो भवति। तो इन्होंने जो उदाहरण तो नाम मात्र को होते हैं, दो उदाहरण ले लिए, एक पच धातु का ले लिया, एक भेद का ले लिया। अब इन दोनों धातुओं में न तो कोई ककारादि है, न खकारादि है, न शकारांत है, और पिछले सूत्र में भी नहीं आई हुई है, क्योंकि पिछले सूत्र में से उठा के यहाँ रख देंगे हम, तब भी नहीं बनेगी बात। वो तो नित्य कर रहा है णत्व, ये विकल्प से कर रहा है। तो प्रणी पचती, ऐसे ही प्रणी भिन्नति और प्रणी भिन्नति। अब उपदेश में जैसे मान लो कहा इन्होंने कि ककार आदि उपदेश अवस्था में हो, क्री धातु का लिट लकार में क्या रूप बनता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में ही लेना है, क्या रूप बनता है? चकार। तो उपदेशावस्था को न लिया जाए यहाँ पर, तो ये ककारादि है, अब तो चकारादि हो गई ना, अब तो चकारादि हो गई। तो प्रणी नकार को नकार हो जाएगा, प्रणी चकार बोलेंगे या प्रणी चकार? उपदेश ग्रहण किया गया है तो ये उस श्रेणी में नहीं आएगी। अब ये उपदेशावस्था में तो ककारादि है ना, तो यहाँ तो नहीं होगा प्रणी चकार, ऐसा ही आएगा। ऐसे ही अणत्व वाली का ले सकते हैं, ऐसे ही षत्व वाली का भी। विष धातु जैसे तालव्य शकारांत है ये, लेकिन अनेकों ऐसे शब्द आते हैं, बनते हैं जहां पर के इसको मूर्धन्य हो जाता है वृश्य भ्रज्य सूत्र से, जैसे त्रिच प्रत्यय ही कर लें हम, या तिंगंत का ही प्रयोग करें, तो लिरिट लकार में जब स्या प्रत्यय लाते हैं तो वहां भी तो वृश्य भ्रज्य से मूर्धन्य शकार होता है, हो जाता है नहीं, वेक्ष्यति, तो शकारांत बन जाती है। लेकिन उपदेश अवस्था में तो तालव्य शकारांत ही है, उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा जी, तालव्य शकार को ग्रहण करेंगे। तालव्य शकारांत को ग्रहण करेंगे ना? नहीं, उपदेशावस्था में ही, उपदेशावस्था में मूर्धन्य शकारांत अशांत कहा गया नहीं होनी चाहिए। हाँ, तालव्य शकार को तो ले लेंगे, ठीक है, मूर्धन्य शकारांत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रणिवेष्टा या प्रणिवेक्षति वहां तो हो जाएगा, ककारादि खकारादि भी न हो और शकारांत भी न हो। चलो, ये हो गया सूत्र। तो ये दोनों सूत्र जुड़ करके पूरा अर्थ इनका निकलता है, और ये दोनों ही सूत्र नि उपसर्ग के लिए विद्यमान है। और नि उपसर्ग जो है नकार को नकार, ये बहुत प्रयोगों में होता है, तो इन्हीं दोनों सूत्रों का विषय बनता है ये। अब आगे और लिया थोड़ा सा कि अनितेरंतः, अनिते षष्ठे क्वचनांतम, अंतः प्रथम क्वचनांतम। उपसर्गात की अनुवृत्ति हमें सर्वत्र
लानी है यहाँ पर। तो अनिते जो सूत्र में पढ़ा हुआ है ये अन धातु का है और उसी का स्टिप में निर्देश करके फिर षष्ठी का एक वचन है ये। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, क्योंकि अंतः शब्द भी आ रहा है इसमें साथ में, तो उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य अनितेर नकारस्य, धातु जो अन है उसका नकार लेना है हमें। लेकिन अंतः जब शब्द सूत्र में आ गया तो अब यहाँ कैसे अर्थ करेंगे, संगति कैसे लगाएंगे? तो अंत शब्द बोलने से यहाँ पर पद का अंत लेना है। देखो अगर हम यूं बोलते हैं कि धातु के अंत में नकार है, धातु के अंत में नकार तो है ही, धातु पाठ में अनुबंध हटा करके देखेंगे तो धातु कैसी है, अन, नकारांत ही तो है। तो फिर अगर वही हमें लेना है तो फिर ये सूत्र में अंत ग्रहण करना ही निरर्थक हो गया, वो तो अंत में ही है। तो अब क्या करेंगे, हम अंत का अर्थ लेंगे फिर पदांत, बिना उसके संगति नहीं लग पाएगी। तो इस तरह से, और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम यहाँ अन धातु का ही नकार लेते, धातु में जो नकार अंत में आ रहा है वैसा ही मान लेते, तो तब तो फिर प्राप्ति हो ही जाती, कोई समस्या ही नहीं थी। हम रसाभ्याम नोणा अटकोपांग से ही प्राप्ति करा सकते थे। और फिर भी जो अंत में कहा जा रहा है, तो पदांत में, क्योंकि जो सूत्र निषेध के जहां पर प्रारंभ होंगे वहां पर एक सूत्र आएगा ना पद के अंत में निषेध करने वाला, कौन सा, पदांतस्य, निषेध करता है ना ये। पदांत में नकार, जैसे राम का रूप चलाते हैं तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामान, तो समान पद है कि नहीं है, रसाभ्याम नोणा समान पद है। पूछना किसी से भाई रामान में तो क्यों नहीं हुआ, तो यदि पदांतस्य सूत्र उसके ध्यान में नहीं है तो वो कहाँ देखेगा फिर, आकाश की ओर देखते हैं नहीं खसूची कि शायद कोई, जैसे याचना करते हैं ना, चातक याचना करता है जल की, बादलों की ओर देख करके, कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर से उत्तर सूझ जाए मस्तिष्क में। ऊपर देखने का अर्थ ये नहीं होता ऊपर कहीं लिखा हुआ है, ऊपर देखने का अर्थ होता है कि व्यक्ति विवश होकर के और ईश्वर से याचना कर रहा होता है उस समय कि हे प्रभु कोई समाधान सुझा दो, जल्दी से मैं उत्तर दे पाऊं तो खसूची वैयाकरण बन जाते हैं फिर। इसलिए पदांतस्य से जो निषेध यहाँ हो रहा था उसकी प्राप्ति कराने के लिए है ये सूत्र। इसलिए अनित्य नकारस्य पदांते वर्तमानस्य नकारादेशो भवति। अब पदांत में लेना है तो फिर हम इसके रूप नाम बनाएंगे ना, प्रातिपदिक बनाएंगे, फिर सुबंत बनाएंगे, प्रातिपदिक इस तरह से। तो अन धातु से यहाँ पर प्रत्यय आदि करके, और प्र उपसर्ग है, उपसर्ग तो लाना ही पड़ेगा हमें, उपसर्ग स्थिर निमित्त चाहिए इसको भी। तो प्र अन प्राण ये बना मूल शब्द, ठीक है ना। अभी पद नहीं बना, मूल शब्द बना है, प्रातिपदिक तो बन गया, अभी पद नहीं बना है। अब सुप्रत्यय लाएंगे, सुकालियां लोप हो गया, अब सुप्तिंगंतम पदम से ये पद भी बन गया। अब नकार को, नकार की प्राप्ति दिखाएंगे। तो यहाँ पदांत से रोक रहा था, इसने प्राप्ति कर दी। तो हे प्राण, हे पराण, संबोधन का रूप दिया है इन्होंने, हे प्राण, हे पराण। और इसी का अगर द्विवचन में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, अब तो नहीं कर पाएंगे ना नकार को नकार, पद के अंत में होगा ही नहीं, वहां कैसे कर देंगे तो इस तरह से पदांत यहाँ पर अनिवार्य था कहना, ठीक है ना। अंत शब्द से ये अर्थ हमें लेना ही पड़ेगा और पदांत से का बनेगा ये अपवाद। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि देखो अंत शब्द पीछे भी अनेकों बार आया है और अनेकों स्थलों पर अंत का अर्थ समीप भी लिया जाता है, लेते हैं नहीं, समीप अर्थ, अंत का समीप अर्थ भी तो होता है। तो समीप वाची मान करके
जैसे हलंताच सूत्र में अंत शब्द जो आया था पहले अध्याय में, तो वहां इक के समीप जो हल, ये अंत का अर्थ वहां क्या किया था, समीप। तो यहाँ भी समीप कर लें। अब यहाँ सूत्र का अर्थ कैसे बन जाएगा फिर, समीप अर्थ करेंगे तो, समीप अर्थ करेंगे क्योंकि निमित्त माने गए हैं रेफ और शकार, तो रेफ और शकार के समीप, ठीक है ना, रेफ और शकार के समीप में स्थित जो अन धातु है उसके नकार को नकार होता है, यही तो अर्थ बनेगा। तो उस अवस्था में उसके समीप में देखेंगे तो जैसे हम तिंगंतों में इसका रूप चलाएं प्र उपसर्ग लगा करके, तो क्या रूप बनता है वहां पर, प्राणिति पराणिति, प्र और परा ला करके बनाएंगे। तो वहां पर किस प्रकार से हो रहा है, वहां देखो प्राणिति और पराणिति में, तो प्राणिति प्राणिति में प्र और परा इनमें आया रेफ दोनों में, ठीक है ना, और उसके मध्य में अन्य वर्ण भी आ गए, जैसे प्र में फिर आ गया और परा में आ गया, और उधर अनुधातु का भी आकार है, ठीक है ना। तो दो व्यवधान आ गए ना, दो वर्णों का व्यवधान, दो वर्णों का व्यवधान आया वहां पर। अगर हम अंत का अर्थ समीप करते हैं, ये तब की बात बोल रहा हूं मैं, कि अंत का अर्थ हम समीप करेंगे तो रेफ और शकार के समीप में स्थित जो अनुधातु है उसके नकार को नकार होता है। तो रेफ और नकार के समीप में चलो धातु हम पूरी ले भी लेते हैं अन, लेकिन रेफ के समीपस्थ कहाँ हुआ वो, परा में भी रेफ के आगे आकार आ रहा है और परा में भी रेफ के आगे आकार आ रहा है, ये व्यवधान डाल रहे हैं, दो वर्णों का विधान हो गया यहाँ पर। नहीं, दो का वहां बनेगा पर्यनीति में, पर्यनीति में दो का बनेगा वहां पर, एक का तो चलो ठीक है, एक में यहाँ हो जाएगा। तो ये भी दोनों पक्ष भाष्य में यहाँ स्वीकार किए गए हैं, महाभाष्य की तात्पर्य है वहां पर ये स्वीकार किए गए हैं। तो प्राणिति पराणिति में तो कर लेते हैं, क्योंकि अनधातु में एक अनधातु में जो है वहां तो चलो ठीक है कि रेफ के और समीप में अनधातु आ गई और उसका नकार मिल गया, एक विधान हमने स्वीकार भी कर लिया उसको। लेकिन जहां पर दो विधान हो जाएंगे वहां पर नहीं करेंगे, जैसे परिणति, तो परिणति में जब यणादेश कर दिया हमने तो रेफ के आगे क्या है, यकार, ठीक है ना, पर्यनीति यणादेश पहले कर लेंगे अंतरंग विधि होने से, तो पर्यनीति यहाँ पर दो वर्णों का विधान हुआ है यणादेश करने के बाद, तो वहां पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, प्राणिति प्राणिति में कर सकते हैं। ये तो चलो अपराह कह करके किया है, लेकिन मुख्य अर्थ सूत्र का यही है कि पद के अंत में जब रूप चलाएंगे प्राण परानव पराना ऐसे करके, तो वहां पर जो पदांतस्य सूत्र से निषेध प्राप्त हो रहा था उसको रोकने के लिए, पुनः अणत्व का विधान करने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। और इसमें कुछ व्याख्याकार इसके दो भाग कर लेते हैं सूत्र के, हम तो एक बार में बोला अनितेरंतः, लेकिन काशिका में इसको अनित्य को अलग किया गया है और अंतः को अलग किया गया है। तो अनित्य के उदाहरण में तो फिर वो इस तरह से दें क्योंकि अंत तो आया नहीं उसमें, तो वहां अनित्य का अर्थ क्या बन जाता है कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अन धातु के नकार को नकारादेश हो जाता है, ठीक है ना। तो क्यों करना पड़ा ऐसा, क्योंकि प्राणिति पराणिति बनाने के लिए अगर हम अंत शब्द को न लाएं यहाँ पर, तो प्राणिति प्राणिति में इतना मात्र बोलने के लिए णत्व की प्राप्ति है किसी सूत्र से, प्राणिति पराणिति में हो सकता है कि नहीं? तो वहां पर भी णत्व की प्राप्ति हो जाए हैं? रसाभ्याम होना कैसे ले जाएगा, परा अलग है अनिति अलग है, ठीक है ना। और वो यहाँ वो तो है नहीं, निर्गत नहीं आ रहा हो, तो हम ले लेंगे शेष विभाषा सूत्र से, वो भी नहीं है। तो प्र अनिति यहाँ पर भिन्न भिन्न पद होने के कारण से प्राप्ति नहीं थी, तो अनित्य को अलग किया गया। लेकिन जब अंतः साथ में जोड़ देते हैं, एक साथ बोलेंगे सूत्र को, तो अपर आह कह करके जो समाधान दिया है महाभाष्य में, और वहां अंत शब्द का अर्थ समीप मान करके किया है, वो इस तरह से करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक ही सूत्र मान करके चल रहे हैं, अनितेरंतः, तो अंत के दो प्रकार से अर्थ कर दिए यहाँ पर,
एक तो पदांत और दूसरा समीप। तो पदांत मान करके हे प्राण ये बन गए, और समीप अर्थ लेकर के प्राणिति प्राणिति जो कि योग भाग करके सिद्ध किए हैं वो यहां सिद्ध हो जाएंगे। आगे इसी धातु से संबद्ध, इसको भी ले लो साथ में, इसी धातु का है ये। तो उभौ साभ्यासस्य, उभौ प्रथमाद्विवचनांतम साभ्यासस्य षष्ठी वचनांत। अब यहाँ अभ्यास साभ्यास जब कहा गया है तो स्पष्ट है कि द्वित्व करके ही ग्रहण करना है। तो अभ्यासेन सह साभ्यासः, उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य। अब जब अभ्यास करेंगे द्वित्व करेंगे तो दो बार नकार बोलना होगा ना, नकार दो बार आ जाएगा। तो दोनों ही नकार को नकार करने का कोई सूत्र था ही नहीं, वहां ये कार्य करेगा। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य साभ्यासस्य अनितेः उभयोः नकारयोः नकारादेशो भवति। उभौ में जो प्रथमा है सूत्र में उसे ठीक है अर्थ में है, तो दोनों के नकार को नकार हो जाएगा। जैसे अन धातु से किया हमने सन प्रत्यय, इडागम भी कर लो, तो अन ई स, ठीक है ना। अब द्वित्व किया तो द्वित्व करने के लिए आजादी है ये, तो किसको द्वित्व होगा फिर, नी को ही तो होगा, द्वितीय एकाच को द्वित्व करेंगे। तो अ नी नी स, ठीक है ना, अनिनिस। तो अनिनिस यहाँ जो बना है सन्नंत धातु बनी है ये, और प्र इधर उपसर्ग लगाया जा रहा है साथ में। तो उपसर्गस्थ निमित्त, उससे उत्तर अभ्यास सहित अन धातु, उसके दोनों नकारों को नकार कर दिया गया। ये किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो प्राणिणी श, उसके आगे फिर प्राणिणी शति। दूसरा जो दिया है ये प्राणिणत, ये कहाँ का रूप माना जाएगा, प्राणिणत। ये णिच करेंगे पहले हम, और निजंतों से जब लुंग लकार लाते हैं तो चिली को चंग होना ही है, और चंग होने के कारण से वहां पर अभ्यास बन जाएगा द्वित्व करके। ये उसका रूप है प्राणिणत। सिद्धि कर लेना पीछे अनेकों बार आज, जैसे प्राटिटत आदि बनाते हैं ना ऐसे करके। तो प्राणिणत में भी दोनों नकारों को नकार कर लिया है। दूसरा इन्होंने परा लगा करके दे दिया है, रूप वैसे ही है, एक सन्नंत का है एक निजंत लुंगंत का है। तो पराणिणिषति और पराणिणत, ये इसका हो गया उभु साभ्यासस्य। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ